हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है ठोस अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठोस अवस्था को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पदार्थ या फिर द्रव की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है। हमने कक्षा 11वीं के 5वें यूनिट में, जिसमें द्रव की अवस्थाएं वाला यूनिट है, उसमें हमने पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें पहला था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर होता था, एग्जिस्ट करता था। उसके बाद ठोस, द्रव और गैस अवस्था था, और लास्ट जो 5वां अवस्था था वो था प्लाज्मा अवस्था, जिसमें से हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था, इन चीज़ों को सामान्य आंखों से हम नहीं देख पाते, इसलिए वो चीज़ें हम नहीं पढ़ते, वो बहुत हायर लेवल पर स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो बच गया ठोस, द्रव और गैस, इसमें से हमने गैस अवस्था के बारे में स्पेशली कक्षा 11वीं में पढ़ा हुआ है कि गैस से संबंधित जो लॉ है उसके बारे में, और द्रव अवस्था के बारे में भी कक्षा 11वीं में ही दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव उससे संबंधित है, और एक श्यानता जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, ये अर्थात थोड़ा सा हल्का फुल्का द्रव अवस्था के बारे में। और बाकी जो एक पदार्थ का अवस्था बच गया ठोस अवस्था, वो कक्षा 12वीं का हिस्सा है, जिसको हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चूँकि हमारे पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है, और वो अवस्थाएँ जो अणु होते हैं उन पदार्थों के, उनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल अर्थात इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण होती है कि यदि अट्रैक्शन या आकर्षण बहुत अधिक रहेगा तो जो पदार्थ है हमारा वो ठोस हो जाएगा, आकर्षण थोड़ा सा कम रहेगा तब द्रव हो जाएगा, और आकर्षण बहुत ज़्यादा कम रहेगा तब क्या हो जाएगा, जो अपना पदार्थ है या फिर द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गैस। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं हैं, इसको हम कैसे अंतर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है अंतराणविक आकर्षण बल, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जिसको हमने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा हुआ है। ये चीज़ यदि आपको ने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को आसानी से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ज़रूरत हमको इस यूनिट में 2-3 बार पढ़ने वाला है। ठीक है। यदि मैं ठोस की बात करूं तो ठोस में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक का अर्थ है कि जो ठोस के कण रहते हैं वो इस तरीके से इनके बीच में जो आकर्षण बल रहता है बहुत अधिक रहता है, इस वजह से इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। इसको कहा जाता है अंतराणविक आकर्षण बल, अर्थात इनके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है, जिस कारण क्या है वो आपस में चिपके रहते हैं। यदि मैं द्रव अवस्था में जाऊँ तो द्रव अवस्था में क्या होते हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल इस ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए इसके अणु क्या रहते हैं, थोड़े से गैप बना के इस टाइप से रहते हैं, थोड़े से दूर दूर। और गैस में यदि बात करूं तो गैस में बिल्कुल भी नहीं होता, अर्थात उसके जो अणु रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं इस तरीके से, अर्थात इनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए इसके अणु बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है पहला चीज़ आपने समझ लिया होगा। दूसरा, यदि हम इसमें अंतर करना चाहें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में, तो हम बोल सकते हैं अंतराणविक दूरी अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का अर्थ है कि दो अणुओं के बीच की दूरी। जैसे मैं ठोस की बात करूं तो दो अणुओं के बीच की दूरी बिल्कुल भी नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल रहता है अधिक, इस कारण वो क्या है, चिपक जा रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसके बीच दूरी क्या रहता है, बहुत कम, अर्थात वेरी शॉर्ट। द्रव की यदि बात करूं तो एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी थोड़ी सी रहती है, इसलिए हम बोल सकते हैं मध्यम या इंटरमीडिएट। और गैस में बात करूं तो एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसको हम बोल सकते हैं लंबा दूरी या फिर बहुत अधिक दूरी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है अर्थात IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF, वो क्या होता है, अंतराणविक दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को IM और D अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये संबंध होता है। अर्थात अंतराणविक बल अधिक होगा, इसका अर्थ है कि उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होगी। दूरी कम का अर्थ है कि आकर्षण अधिक हो जाएगा तो चिपक जाएंगे, तो दूरी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद है दोनों चीज़ें आपने समझ ली होंगी। नेक्स्ट है आकृति। यदि मैं ठोस की बात करूँ तो इनकी आकृति फिक्स होती है। फिक्स मतलब ठोस एक निश्चित आकृति का रहेगा, जैसे कोई भी बॉल हो गया या फिर कोई भी कठोर चीज़ हो गया, जैसे पत्थर हो गया, तो फिक्स रहेगा जब तक हम उसको तोड़ फोड़ ना करें अपनी तरफ से, वो अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है, तो उसको आकृति को फिक्स बोलते हैं। द्रव की यदि बात करें तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है। कैसे अनिश्चित होती है, इसको हम जिस बर्तन में भी रख देंगे वो ऐसा आकार ग्रहण कर लेगा। उसी तरीके से गैस की यदि मैं बात करूँ तो इसकी अपेक्षा इसकी आकृति और भी अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसको भी हम जिस पात्र में रखेंगे वो गैस के भी उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। आयतन की यदि बात करूँ तो इनका आयतन भी फिक्स होगा। आयतन फिक्स होगा का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो कोई बड़ा सा पदार्थ ले लेता हूँ ठोस अवस्था में, कुछ भी, जैसे लकड़ी का बक्सा ही हो गया या फिर कुछ भी ईंट हो गया, तो ईंट क्या है, जितना जगह घेरेगा वो फिक्स रहेगा। लेकिन वहीं पे यदि मैं द्रव लूँ, जैसे 1 लीटर पानी ले लेता हूँ, तो 1 लीटर पानी को किसी कंटेनर में डालूँ तो वो पानी 1 लीटर ही जितना जगह घेरेगा, अर्थात पूरा कंटेनर में जगह नहीं घेरेगा। मतलब ठोस और द्रव के केस में जो आयतन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक ईंट ले लिया तो ईंट इतना ही जगह घेरेगा। अब इसमें चूंकि द्रव अवस्था में आ गया, तो द्रव अवस्था में मैं मान लो कोई पानी डाल दिया, 1 लीटर पानी डाला, तो पानी क्या है, इतना 1 लीटर की जगह में बस फैला रहेगा, बाकी जगह क्या रहेगा, पूरा खाली रहेगा। अर्थात इसका भी आयतन हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स रहेगा। लेकिन मैं यदि गैस की बात करूँ तो गैस को यदि मैं किसी कंटेनर में रख दूँ इस तरीके से, तो गैस सिर्फ यहाँ पे नहीं पड़ा रहेगा, गैस के अणु क्या है, सभी तरफ भरे रहेंगे, अर्थात उसका आयतन क्या हो जाएगा, सभी तरफ फैल जाएगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि इसका आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा, कोई फिक्स नहीं होगा। अर्थात जैसा कंटेनर वो पूरे जगह को गैस घेर लेगा। ठीक है। संपीड़न क्षमता। संपीड़न क्षमता का अर्थ है कि जो कोई भी जो गैस होते हैं उनको कंप्रेस करना। करना मतलब पास पास लाना कोई भी अणुओं को, उसको कहा जाता है संपीड़न क्षमता या फिर कंप्रेसिबिलिटी।
यदि मैं ठोस की बात करूं तो यहाँ पे संपीड़न क्षमता बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मान लो ईंट लिया, अब ईंट को यदि हम दबाना चाहें तो क्या होगा, वो नहीं दबेगा, वो सीधा चूरा हो जाएगा टूट के। तो उसी को कहा जा रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी इसका क्या होता है, नगण्य, अर्थात हम बोल सकते हैं ये असंपीड्य होता है, असंपीड्य। क्यों? क्योंकि ये होता है दृढ़, अर्थात बहुत मजबूत होते हैं। दृढ़ को अंग्रेजी में रिजिड कहा जाता है। ठीक, अर्थात ठोस के हम शेप को नहीं बदल सकते, अर्थात उसको हम और पिचका नहीं सकते, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक, द्रव की यदि मैं बात करूं तो इसको हम थोड़ा सा प्रेशर देके ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है। गैस की यदि मैं बात करूं तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मैं मान लो एक कंटेनर लिया और इसमें गैस भरे हुए हैं इस तरीके से। अब यदि मैं ऊपर से पिस्टन लगा दूं और इसको मैं नीचे लाते जाऊं तो क्या होगा, ये जैसे जैसे नीचे आते जाएगा धीरे धीरे, तो ये गैस के अणु क्या हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि गैस के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बन जाएंगे, द्रवावस्था बदल जाएंगे। जो कि किसमें होता है ऐसा स्थिति हमको मिलता है एलपीजी जो गैस होता है उसके सिलेंडर में। क्योंकि गैस को उसमें हम बहुत तेज क्या है प्रेशर के साथ भरे रहते हैं, जिससे क्या होता है गैस के अणु पास पास से जाते हैं और सिलेंडर के अंदर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, अर्थात द्रवावस्था बदल जाता है। इसलिए उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, ठोस द्रव गैस तीनों को। इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्य जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था का। ठोस के कितने प्रकार होते हैं? ठोस के प्रकार देखें तो ठोस के प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन कहते हैं और अक्रिस्टलीय को एमार्फस भी कहते हैं या फिर उसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर देखें या फिर इनका परिभाषा बनाएं तो परिभाषा बनाते समय क्या करेंगे, सारे पॉइंट को एक साथ जोड़ देंगे और इधर वाले को इसके साथ जोड़ देंगे तो इनका डेफिनेशन या परिभाषा बन जाएगा। अंतर करेंगे इस तरीके से टेबल फॉर्म बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस, इसमें क्या होता है, इनका जो आकृति होता है वो निश्चित होता है। कहने का अर्थ है कि जो क्रिस्टलीय होते हैं अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनका जो शेप रहेगा, शेप वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अर्थात जैसे मैं मान लो ईंट है या फिर लोहे का बॉल है बड़ा सा, तो वो एक निश्चित शेप रहेगा, वो नहीं होगा, अर्थात नहीं बदलेगा जब तक हम उससे छेड़खानी ना करें। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसका आकृति क्या होता है, अर्थात शेप क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात इसका शेप बिना कुछ किए भी बदल जाएगा, जैसे रबर हो गया या फिर कांच हो गया, क्योंकि लंबे समय के बाद क्या है उसका शेप बदल जाता है। लेकिन लोहा क्या है, लोहा लोहे के जैसा रहेगा, अर्थात वो कुछ नहीं होगा। या फिर ईंट ले लेते हैं तो ईंट वैसे ही पड़ा रहेगा, अर्थात उसके शेप में या आकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये पहला। दूसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर जिसको गलनांक बिंदु कहते हैं, गलनांक बिंदु कौन सा होता है, वह बिंदु जिस पर कोई भी जो ठोस है उसको गर्म कर दे तो वो गल जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाता है, उसको कहते हैं गलनांक बिंदु। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके गलनांक निश्चित होते हैं। हम निश्चित का अर्थ होता है कि ये कोई भी ठोस रहेगा, जैसे मान लो कोई 200 डिग्री टेम्परेचर पर गल रहा है अर्थात द्रव बदल रहा है तो इसका फिक्स रहेगा, 200 डिग्री टेम्परेचर पर बदल जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता। कहने का अर्थ है कि अक्रिस्टलीय को जब गर्म करेंगे तो किसी का 20 डिग्री टेम्परेचर पर कोई गर्म होकर पिघल जाएगा और कोई यदि थोड़ा सा मोटा है तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, कोई 100 डिग्री, अर्थात इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा। जैसे मैं मान लो कोई रबर का सामान लूँ तो छोटा रबर रहेगा तो जल्दी पिघल जाएगा, लेकिन वही मोटा रहेगा तो क्या लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही है, अर्थात इसका हम गलनांक 100 डिग्री या 200 डिग्री एक निश्चित टेम्परेचर हम बता सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं 125 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर या 360 डिग्री टेम्परेचर पर कोई चीज़ क्या हो रहा है, द्रव अवस्था बदल रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहेगा, कभी कभी क्या होगा 10 डिग्री टेम्परेचर पर भी हो जाएगा, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 40 पे, कभी 100 पे, कभी 200 पे, अर्थात एक पूरा रेंज हमको मिल जाएगा। तो इसके मतलब एक कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रहेगा। 10 डिग्री से 200 डिग्री टेम्परेचर इस टाइप का इनके बीच में होगा, कभी 200 में भी हो जाएगा, कभी अर्थात मेल्ट हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट उम्मीद है समझ लिया होगा आपने। तीसरा है अव्ययीकरण निश्चित क्रम में। अव्ययीकरण का अर्थ होता है कोई भी जब पदार्थ को बनाया जाता है तो वो पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसको कहा जाता है अव्ययीकरण। इसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स। ठीक है, तो निश्चित क्रम में का अर्थ है कि जो यदि हम क्रिस्टलीय देखें तो क्रिस्टलीय में इस तरीके से पूरे एक निश्चित क्रम में जमे रहते हैं, ऐसे एक फिक्स क्रम में। लेकिन अक्रिस्टलीय की बात करूं तो इसके अव्ययीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अर्थात इस तरीके से जमे रहेंगे रेंडमली, आगे पीछे ऐसे भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। इसमें क्या है रेंडमली है, आगे पीछे, इसमें क्या है एक निश्चित क्रम में। तो इसको बोल रहे हैं ये निश्चित क्रम में नहीं, ये है निश्चित क्रम में, अर्थात ये फिक्स रहेगा, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर गलनांक है वो फिक्स है, जो शेप है वो भी फिक्स है। चौथा है शीतलन वक्र असतत अर्थात डिसकंटिन्यूअस, और इसका होता है शीतलन वक्र सतत। शीतलन वक्र को कहते हैं कूलिंग कर्व। शीतल मतलब ठंडा करना कोई भी चीज़, कूलिंग कर्व। अब ये कैसे बनता है कूलिंग कर्व, जब क्रिस्टलीय अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व बनाए तो इसमें होता क्या है कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको हम ले, जैसे मान लो लोहा ले लिया, लोहे को गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद जब मैं उसको ठंडा करते जाऊं तो समय के साथ क्या होगा, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे कूलिंग कर्व, तो कूलिंग कर्व बनाया जाता है ये टेम्परेचर, ताप और ये समय के साथ इस तरीके से। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है शुरुआत में जब मान लो लोहा लिया, लोहा को गर्म करके मैं ठंडा करना स्टार्ट करूँ, ठंडा करना मतलब शीतलन या कूलिंग, तो ठंडा करें तो शुरुआत में क्या होगा, जैसे जैसे समय जाते जाएगा इधर
तो जो टेम्परेचर है गर्म रहेगा उसका तो नीचे धीरे धीरे गिरते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उसका जो ताप रहेगा वो स्थिर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर से गिरना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से जो कर्व आता है इसी को कहा जाता है असतत शीतलन वक्र। तो ये इसकी पहचान है क्रिस्टलीय ठोस की कि धीरे धीरे उतरेगा, उसके बाद कुछ देर के लिए रुक जाएगा ताप, उसके बाद फिर से ताप धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे समय जाता जाता है। कहने का अर्थ है कि लोहा यदि गर्म है तेज, उसको मैं ठंडा करते जाऊँ तो धीरे धीरे वो ठंडा तो होगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए उसका ताप एक बराबर हो जाएगा बहुत देर तक, तो वो एक बराबर के लिए ऐसा है। उसके बाद फिर से वो ठंडा होना स्टार्ट करेगा, फिर इस तरीके से ठंडा होगा, अर्थात रुक के वो ठंडा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं शीतलन वक्र या कूलिंग कर्व की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ताप और ये टाइम अर्थात समय के साथ ग्राफ बनाऊँ तो इसका कूलिंग कर्व हमको ऐसा मिलता है सीधा। अर्थात जैसे जैसे समय जाते जाएगा जो अक्रिस्टलीय ठोस है, जैसे मैं मान लो कांच ले लिया, ठीक है, या फिर कोई प्लास्टिक ले लिया, तो सीधा जैसे गर्म रहेगा तो उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे समय जाते जाएगा क्या होगा, वो लगातार ठंडा होगा। इस टाइप से ग्राफ नहीं आएगा, तो इसको हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस, इसको हम बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस। तो उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपने समझ लिया होगा, क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय या फिर एमॉर्फस वाले सेक्शन से। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे का और अंतर देखते हैं जो कि और इम्पॉर्टेंट है। ये चौथा दोनों को इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें, बाकी तो सामान्य से है, इसका पूरा वो सब चीज़ हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, नोट करिए। अब हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अर्थात क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में मुख्य अंतर देखें तो जो क्रिस्टलीय होता है वो जो क्रिस्टलीय होता है उसके पदार्थ का गुण होता है विषमदैशिक, जिसको एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक का अर्थ होता है कि इसके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता आदि सभी दिशाओं में अलग अलग होता है। अब सभी दिशाओं में अलग अलग का अर्थ होता है कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसके जो कण होते हैं वो क्या है, विशेष रूप से जमे रहते हैं, जिस कारण सभी दिशा में अलग अलग दिखेंगे वो। अर्थात यहाँ अपवर्तनांक का अर्थ है कि जैसे हीरा होता है उसके कटिंग के कारण क्या है, हल अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से चमकते रहता है, तो उसी टाइप का जो गुण होता है उसको कहा जा रहा है। अब इसको समझने के लिए हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। अब इसको यदि हम देखें तो चूंकि ये व्यवस्था नियमित है अर्थात पूरे क्रम से है, लेकिन इसमें मैं यदि तीन अलग अलग अक्ष बनाना चाहूँ, जैसे मैं मान लो इस तरीके से एक को एक्स मान लेता हूँ, दूसरा को वाई, तीसरा को जेड, इस तरीके से यदि मैं इस पर अक्ष बनाना चाहूँ तो देखिए ये कहीं भी यदि मैं लाइन बना दूँ इस तरीके से तो ये हमको एक अलग लाइन मिलेगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यदि मैं ऐसा खड़ी बना दूँ तो ये इस तरीके से ये सब लाइन एक दूसरे को टच करेंगे, अर्थात समझ पा रहे होंगे, ये गोला, ये वाला और ये इसको मैं बना देता हूँ जेड, और इसको यदि ऐसा बनाना चाहें तो ऐसे में एक मेरे को इस तरीके से मिल जाएगा। कहने का अर्थ है यदि मैं एक्स दिशा में जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से व्यवस्था मिलेगा, अर्थात वो अलग रहेगा। वाई दिशा में यदि मैं जाऊं तो मुझे इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा, और यदि जेड में जाऊं तो एक गैप के बाद इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगा। अर्थात जिस भी दिशा में जाऊँ मैं चारों ओर से, तो हर दिशा में मुझे अलग अलग तरीके से क्रम मिलेगा, किनका, इनके इन कणों का, परमाणु, अणु या आयन, इनको परमाणु, अणु या आयन बोल सकते हैं, जिसको अव्ययी कण कहते हैं। तो उम्मीद है आपने विषमदैशिक गुण समझ लिया होगा, अर्थात अलग अलग दिशाओं में इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, बदलेंगे, उस प्रक्रिया उसको कहते हैं विषमदैशिक गुण। अब इसमें यदि मैं बात करूँ अक्रिस्टलीय जिसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, इसमें इस तरीके से है व्यवस्था, अर्थात रैंडम है। इसमें देखिए पूरा व्यवस्थित है, लेकिन हर दिशा में इसका अरेंजमेंट अलग है। इसमें ऐसा क्रम से है, इसमें एक एक गैप है, और इसमें ऐसा तिरछा बना हुआ है। व्यवस्थित तो जरूर है लेकिन हर दिशा में मुझे व्यवस्था अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं जैसे इस तरीके से बनाऊँ, ये एक्स हो गया, इस तरीके से बनाऊँ ये हो गया जेड अपना, और इस तरीके से बनाऊँ ये हो गया अपना कौन सा वाई। तो एक अक्ष में जाऊँ तो भी मुझे रैंडम मिल रहा है, अर्थात अव्यवस्थित स्थिति। वाई में जाऊँ तो भी यही अव्यवस्था मिल रहा है, और जेड में जाऊँ तो भी यही अव्यवस्था मिल रहा है। अर्थात मैं किसी भी दिशा में जाऊँ मुझे एक जैसे ही व्यवस्था दिख रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं भौतिक गुण सभी दिशाओं में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो उम्मीद है समदैशिक गुण जिसको आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं आपने समझ लिया होगा। और इसमें विषमदैशिक कैसे होता है, हर अलग अलग दिशा में इसके जो अरेंजमेंट है अर्थात इनके जो क्रम है वो क्या है, बदल जाते हैं। इसलिए इसका जो मुख्य गुण है क्रिस्टलीय ठोस का, उसको वो गुण होता है विषमदैशिक या एनाइसोट्रॉपिक गुण, ठीक है। तो उम्मीद है विषमदैशिक और समदैशिक गुण आपने समझ लिया होगा। इसमें अव्यवस्था सभी दिशाओं में एक जैसे है, लेकिन यहाँ व्यवस्था सभी दिशाओं में एक जैसे नहीं है। इस तरीके यहाँ क्रम ऐसे है और इसमें ऐसा क्रम है पूरा, और ऐसे व्यवस्था तो है ऐसे यदि मैं देखूँ क्रम से तो, लेकिन एक अलग तीन अक्ष बना दूँ तो इसमें मुझे व्यवस्था कणों की अलग दिखती है। ऐसे यदि देखूँ तो यहाँ पे ये है, उसके बाद फिर ये वाला, फिर ये, अर्थात ये तीन एक साथ व्यवस्थित है। और यदि ऐसा मैं देखूँ तो इस तरीके से व्यवस्था है, अर्थात तीन हर दिशा में अलग अलग मुझे व्यवस्था दिखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है छठवां, इसके अव्ययी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का अर्थ है कि इसके जो कण होते हैं वो लंबे दूर तक इस तरीके से जमे रहते हैं ऐसे, अर्थात इनका क्रम लगातार बने रहता है, इसको कहते हैं दीर्घपरासी या लॉन्ग रेंज। तो ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे अव्ययी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन, मतलब ये जिनसे क्या है ये पदार्थ बना हुआ है, अर्थात ये क्रिस्टल बना हुआ है। तो इसके क्या होते हैं, ये होते हैं लघुपरासी अर्थात छोटे दूर तक। कहने का अर्थ है कि इसमें देखिए जैसे मान लो 1 2 हुआ, उसके बाद फिर अव्यवस्था हो जाता है इस तरीके से, मतलब टूट जाता है, अव्यवस्थित दिखने लगता है। तो इसको बोल रहे हैं शॉर्ट रेंज,
ठीक है, अर्थात पूरा सभी तरफ हमको एक निश्चित क्रम नहीं दिखेगा, इसमें लंबे दूर तक पूरा एक निश्चित क्रम दिखेगा। तो इसको कहते हैं दीर्घ परासी अर्थात लॉन्ग रेंज, और इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज अर्थात लघु परासी। इसको नोट करिए, इसके बाद इसका और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, सातवां अंतर देखें तो सातवां अंतर होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ट्रू सॉलिड मतलब इसमें ठोस के जो गुण होते हैं जैसे कठोरता हो या फिर उनके अणु पास पास हो, उनका शेप ना बदले, अर्थात जैसे वो पहले थे वैसी बाद में भी दिखे, तो इस टाइप के जो गुण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण ढेर सारे आते हैं, जैसे पूरे जितने भी धातु हैं वो सब इसी के उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस, और इसी को हम आगे और पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो जो भी उदाहरण आएंगे वो इसी के आएंगे, स्पेशली सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्टज हो गया, हीरा हो गया, ये तो मैं सामान्य लिख दिया। और धातु जितने भी आते हैं वो सब इसमें लिखे जा सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, आरम हो गया अर्थात जिसको गोल्ड कहते हैं, इस टाइप से स्टेनस हो गया, इस मतलब जो भी धातु वाले सब के सब इसमें आएंगे। और सहसंयोजक बंध वाले, आयनिक बंध वाले जितने भी यौगिक हैं जिसको हमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है, किसमें, जिसको हमने 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट में, तो सारे जो एग्जाम्पल है सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध वाले वो सबके सब इसमें आने वाले हैं, और धात्विक बंध वाले भी। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस ये याद रखने लायक है, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या इसको सीडो सॉलिड कहते हैं, या फिर अतिशीतित द्रव जिसको सुपर कूलिंग लिक्विड कहते हैं। अब सुपर कूलिंग लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके कैटेगरी में जो आते हैं जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, ये चूंकि क्या होते हैं, नरम होते हैं, इनका क्या है जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है अर्थात गलनांक बिंदु वो फिक्स नहीं होता। तो इसके केस में क्या होता है, स्पेशली अतिशीतित द्रव कांच के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, या फिर आभासी ठोस। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि कांच को क्यों ऐसा कहा जाता है। तो कांच का ये है कि जब कांच को गर्म किया जाता है तो अर्थात जब कांच को गर्मी मिलती है तो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है। पिघलने के बाद कैसा गुण आ जाता है उसमें, द्रव जैसे, अर्थात वो धीरे धीरे पानी टाइप को बहना स्टार्ट कर देता है। तो चूंकि ये कांच एक ठोस है लेकिन फिर भी उसमें द्रव जैसे गुण आ जाते हैं, कब, जब गर्मी उसको मिल जाता है थोड़ा सा ज़्यादा तब, तो और उसके बाद क्या हो जाता है वो फिर से ठोस हो जाता है। तो इस टाइप का गुण की वजह से ही इसको अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है जैसे राजस्थान का इलाका हो गया, या फिर वे जगह हो गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, या फिर जो बहुत पुरानी इमारतें होती हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ ये रहता है कि उसकी जो खिड़कियाँ होती है वो खिड़की में यदि कांच लगा रहता है तो जब 200 साल 300 साल पुराने हो जाते हैं तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जो कांच पहले तो शुरुआत में बराबर रहता है जैसे सामान्य खिड़की में लगे रहता है वैसे, लेकिन जब वो कांच पुराना हो जाता है 200 साल से 300 साल पुराना, तो कांच का चूंकि द्रव जैसा गुण होता है, क्या होता है, बहने का। तो ऊपर के द्रव क्या होते हैं, नीचे की ओर बह जाते हैं धीरे धीरे, अर्थात ऊपर के कांच धीरे धीरे नीचे की ओर बह जाते हैं। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, कांच पतला हो जाता है, नीचे की ओर क्या हो जाता है, पूरा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस जो गुण होते हैं अर्थात किसके अक्रिस्टलीय ठोस की आपने समझ लिया होगा। अर्थात कांच ठोस होते हुए द्रव जैसे गुण दिखाता है कब, जब गर्मी उसको मिलता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण पुराने जो इमारतें होती हैं जो करीबन 200 से 300 साल पुरानी है, उसमें जो कांच लगे रहते हैं उसको जब गर्मी मिल जाता है, अर्थात कोई भी इमारतें हो सकती हैं जो बहुत पुराने घर हैं उसमें कांच है, तो कांच क्या है, नीचे तरफ का हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर का हिस्सा पतला हो जाता है इसी गुण की वजह से, क्योंकि कांच जब गर्मी मिलता है तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देता है, अर्थात नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है, इसलिए सरकते सरकते नीचे आ जाता है। और ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर का हिस्सा मतलब इस टाइप से नीचे का हिस्सा तो अच्छा खासा मोटा हो जाता है और ऊपर का हिस्सा क्या रह जाता है, पूरा पतला रह जाता है, बारीक। ठीक, तो उम्मीद है आपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करना सीख लिया होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। ठीक है, इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अक्रिस्टलीय के। और क्रिस्टलीय चूंकि हम इसका प्रकार तो पढ़ रहे हैं तो इसके प्रकार में ये सारे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, तो उदाहरण आपको याद करने हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और जान ले कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको यदि एक निश्चित ताप तक गर्मी दे दी जाए तो उसको हम क्रिस्टलीय में बदल सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसको मैं नोट करके लिखा हुआ था। अब देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके हम प्रकार को बांट सकते हैं। उसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल अर्थात जो दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको IMF भी बोलते हैं, यहाँ पे ये जिसको IMF भी बोलते हैं, उसके आधार पर हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब अंतराणविक आकर्षण बल हमारे पास 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है वान डर वाल बल, दूसरा होता है सहसंयोजक बल, और तीसरा होता है आयनिक, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है अपने पास धात्विक अर्थात जो मेटल में पाया जाता है या मेटालिक बॉन्ड। तो उसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। पहला है आणविक ठोस या जिसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, और ये इस टाइप का जो सॉलिड होता है उसमें पाया जाता है वान डर वाल बल। तो वान डर वाल बल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से हम मॉलिक्यूलर ठोस को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्योंकि हमने कक्षा 11वीं में वान डर वाल फोर्स अलग अलग टाइप का पढ़ रखा है। और यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। साथ में द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डाइपोल मोमेंट भी पढ़ लें, ताकि यहाँ पे जो शब्दावली है इस टाइप की इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब पहला है इसमें, और चूंकि आणविक ठोस है तो इसके जो कण रहेंगे अर्थात जो ठोस के अणु या परमाणु रहेंगे जो भी, वो क्या रहेंगे, सबके सब अणु रहेंगे। ठीक, अब पहला है अध्रुवी आणविक ठोस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अध्रुवी मतलब जो नॉन पोलर में रहेंगे। नॉन पोलर मतलब अध्रुवी सहसंयोजक बंध वाले जो भी रहेंगे, अर्थात अध्रुवी
अध्रुवी सहसंयोजक बंध, अर्थात नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो अणु रहेंगे उनके बीच में जो बंध पाया जाएगा, और यदि वो कोई ठोस बना लेते हैं तो इस टाइप के ठोस को हम बोल रहे हैं अध्रुवी आणविक ठोस। अब जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो अणु होते हैं उनमें जो बंध पाया जाता है उसको हम लंदन बल भी बोलते हैं। लंदन बल लंदन साइंटिस्ट के नाम से कहा जाता है, फ्रिज लंदन जो साइंटिस्ट ने चूंकि दिया था उसको, इसलिए लंदन बल भी कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉन पोलर वाले में, अर्थात अध्रुवी अणुओं के बीच में। ठीक है, अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य पाया जाता है। क्यों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य पाया जाता है? क्योंकि जो नॉन पोलर अणु होते हैं उनकी खासियत रहती है कि जो दोनों परमाणु होंगे मैक्सिमम केस में, लगभग 99% केस में दोनों परमाणु एक ही जैसे होते हैं, इसलिए दोनों का क्या जो फोर्स रहेगा, बल रहेगा, वो भी बराबर रहता है, इसलिए वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण शून्य माना जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण ये है हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। अब ये सब के सब सॉलिड में है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में आप बाकी में भी सॉलिड लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ ठोस पढ़ रहे हैं, ठोस लिक्विड होते नहीं है, सॉलिड ही होंगे, इसलिए सबके सब ब्रैकेट में क्या लिखना है? सॉलिड लिखना है। अब दूसरा प्रकार यदि हम बात करें तो ये तो था अध्रुवी, दूसरा है ध्रुवी अर्थात पोलर। अब पोलर वाले को हम बोलते थे डाइपोल, अर्थात द्विध्रुव, दो द्विध्रुव आपस में एक दूसरे के करीब आए तो उनके बीच में जो आकर्षण बल रहता था उसको बोलते थे ध्रुवी या फिर द्विध्रुव आकर्षण बल। तो जो ध्रुवी जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, जैसे इसमें अध्रुवी सहसंयोजक अर्थात जो नॉन पोलर अणु रहते थे और वो यदि ठोस रहते हैं तो उसमें उसको कहते हैं अध्रुवी आणविक ठोस, और उसमें होता था लंदन बल। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ध्रुवी है उसमें पाया जाता है द्विध्रुव बल, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये चूंकि डाइपोल बन रहा था, द्विध्रुव बन ही गया है, तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण कभी शून्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखें। इसके उदाहरण ये है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HF, ये सब भी सॉलिड में ही रहेंगे। और इनकी खासियत ये है कि पहला दूसरा कि ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अर्थात इंसुलेटर हैं ये, कुचालक को इंसुलेटर कहा जाता है। ये भी क्या है? इंसुलेटर। अब सी की बात करें, दो तो हो गया, एक तो अध्रुवी, दूसरा है ध्रुवी, तीसरा है हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध वाला आणविक ठोस कब बनता है? हमने पढ़ा है 11वीं में कि हाइड्रोजन बंध कब बनेगा? जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी अर्थात अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया या फिर सल्फर हो गया, इनसे जब जुड़ता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। यह कोई आयनिक या सहसंयोजक बंध नहीं होता है, यह कमजोर बंध होता है और स्पेशल कैटेगरी का बंध है ये। ठीक है, तो इसको याद रखें। तो हाइड्रोजन बंध वाला भी आणविक ठोस होता है जो कि इसी के अंतर्गत आएगा, मॉलिक्यूलर ठोस या आणविक ठोस के। और हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का द्विध्रुव अर्थात डाइपोल फोर्स होता है, और ये सारे चीज़ें हैं वांडर वाल फोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। इसके उदाहरण में आता है H2O बर्फ, और ये भी क्या रहेगा? ये भी रहेगा इंसुलेटर अर्थात विद्युत का क्या रहेगा? कुचालक। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि पानी का pH मान 7 होता है, वो विद्युत का क्या माना जाता है? वह कुचालक माना जाता है। पानी जब गंदा होता है या फिर उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं तब उसमें बिजली का प्रवाह होता है, तो ये याद रखें। इसलिए जो बर्फ है ये भी क्या होगा? इंसुलेटर अर्थात विद्युत का कुचालक होगा। ये तो था पहला टाइप क्रिस्टलीन ठोस के प्रकार में। दूसरा टाइप यदि हम देखें, दूसरा होता है आयनिक ठोस, और नाम से इसको पता चलता है कि आयनिक ठोस मतलब इसमें क्या होगा? आयनिक बंध बनेगा। और आयनिक बंध कब बनता है? दो अलग अलग आयनों के बीच में एक धन आयन हो जिसको केट आयन बोलते हैं, दूसरा ऋण आयन जिसको एन आयन कहा जाता है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बंध बनता है आकर्षण की वजह से एक दूसरे के, चूंकि अलग अलग चार्ज आ गए, आवेश आ गए, एक धन था दूसरा ऋण, तो हम पहले ही जानते हैं कि अलग अलग विपरीत आवेश में क्या होता है? हमेशा आकर्षण होता है। तो उसी धन और ऋण के कारण क्या है? जो बंध बनेगा उसको आयनिक बंध कहेंगे। और इसमें जो अव्ययी कण रहेंगे वो क्या होंगे? आयन। चूंकि आयनिक ठोस का नाम है इसलिए इसके जो कण रहेंगे अर्थात ये ठोस किनसे मिलकर बना रहेगा? आयनों से। और कौन कौन से? धन आयन और ऋण आयन से। और धन और ऋण आयन जब आपस में आएंगे इस तरीके से, मान लो मैं Na+ लिख दिया और यहाँ Cl-, तो ये आपस में आएंगे तो इनके बीच में ये जो बंध बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं आयनिक बंध। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और ये भी इसकी देखिए खासियत, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। जैसे नमक हो गया, नमक में यदि हम बिजली का करंट डालें, यदि सूखा नमक है तो उसमें बिजली प्रवाह नहीं होगा, लेकिन नमक को मैं पानी में डाल दूं और वहाँ करंट डालें तो बिजली का प्रवाह होगा। तो बस वैसे ही ठोस में विद्युत का कुचालक है, लेकिन द्रव में विद्युत का क्या रहेगा? सुचालक रहेगा। तो इसको नोट करिए दोनों प्रकार को, फिर बाकी दो और प्रकार को हम पढ़ते हैं इसके बाद। और एक चीज़ याद रखें कि इनके जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है यही, मतलब जितने आयनिक बंध वाले हैं वो सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। जैसे ZNS, MgCl2, CaCl2 इस टाइप से, या फिर Na2SO4, CaSO4, CaCO3, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं, इसको नोट करिए। क्रिस्टलीन ठोस का तीसरा प्रकार जिसको बोल रहे हैं धात्विक ठोस या मेटालिक ठोस या मेटालिक सॉलिड। इसमें अव्ययी कण क्या होते हैं? धातु का धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब धातु का धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन का अर्थ इस टाइप से, जैसे मैं मान लो एग्जांपल ये सोडियम का, तो 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो बच गया आयन के रूप में, अब ये आयन के रूप में बच गया, अर्थात जो सोडियम है
सोडियम में ऐसा रहा होगा, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 1। अब ये तो निकल गया पूरा बाहर वाला, तो ये टोटल 8 और 2 10, ये इलेक्ट्रॉन प्लस इसका न्यूक्लियस अर्थात नाभिक, इसलिए Na प्लस बन गया। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं कर्नेल। अर्थात ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी बच गया धन आयन के रूप में, उसको हम बोल रहे हैं कर्नेल या धन आयन, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो यही दोनों इसके अवयवी कण हैं, किसके? धात्विक ठोस के। अर्थात धात्विक ठोस इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। अर्थात जो धन आयन रहता है वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको हम एक चित्र के द्वारा समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कोई धातु है इस तरीके से, और कोई भी धातु हो सकता है। अब धातु में हम जानते हैं धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और क्या बना लेते हैं? धन आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके, जैसे इस केस में, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सभी धन आयन के बीच बीच में पड़े रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को कोर बोलते हैं, और ये जितने धन आयन हैं इनको क्या बोल रहे हैं? कर्नेल। तो चूंकि ये धन आयन है और ये क्या है? ऋण आयन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो क्या होता है? सबकी ओर आकर्षित होता है इस तरीके से, और साथ में क्या करता है? मूव भी करता है इसी तरीके से, आकर्षित होते होते आगे। तो इस तरीके से इधर उधर मूव करते रहता है। तो इसमें क्या होता है? धातु में विद्युत की चालकता आ जाती है। तो इस टाइप का जो ठोस है उसको हम बोल रहे हैं धात्विक ठोस। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। और इसमें चूंकि धातु है इसलिए इस टाइप का जो बंध है, अर्थात इनके आकर्षण के कारण, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? धात्विक बंध। धात्विक बंध। अब इसके उदाहरण कौन कौन से? इसके उदाहरण सबके सब धातु हैं। जैसे मैं ले लिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और क्या? स्टेनस, आयरन, जितने भी धातु हैं, जैसे जिंक हो गया, लिथियम हो गया, ये सब धातु हैं। तो ये सारे धातु इसके उदाहरण हैं, और भी आप ढेर सारे लिख सकते हैं। तो ये कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया होगा। कर्नेल किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद जो आयन के रूप में बच रहा है, धन आयन के रूप में, उसको हम बोल रहे हैं कर्नेल। वास्तव में वो धन आयन ही है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अर्थात आउटर ऑर्बिट का, अर्थात अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको हम बोलते हैं कोर। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए और साथ में जो धन आयन बच गया अर्थात नाभिक के साथ, उसको हम बोलते हैं कर्नेल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नेल के बीच बीच में पड़े रहते हैं, और चूंकि अलग अलग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और ये जो आयन है धन आवेश। तो ये क्या करते हैं? धन आवेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इनके बीच में जो बंध बनता है, अर्थात एक धातु का जो आयन है दूसरे धातु के आयन से इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से बंध के द्वारा बंधे रहता है, उसको हम बोलते हैं धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप का जो मेटालिक ठोस होता है उसमें ऐसा स्थिति बनता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। नेक्स्ट है चौथा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, या इसको हम बोल सकते हैं कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। इसमें अवयवी कण अर्थात ये किनसे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। अब परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो सामान्य सी बात है, परमाणु का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में साझा करके जो बंध बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। अब चूंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण क्या करते हैं? बहुत सारे जब परमाणु रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के बहुत बड़ा अणु बना लेते हैं। चूंकि इसमें बहुत बड़ा अणु बन जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नेटवर्क ठोस। अब उदाहरण में देखिए, उदाहरण ये है, इनको आपको याद रखना है। ग्रेफाइट, हीरा, इसका भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट का भी कार्बन होता है। अब देखिए हीरा और ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोनों कार्बन। लेकिन ग्रेफाइट में क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? खाली बच जाए रहता है, और हीरा के पास जब बंध बनता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचता, इसलिए क्या करता है? विद्युत का कुचालक रहता है। ठीक है, इसको हम और आगे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हीरा या ग्रेफाइट है, इनका यदि हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हीरे में क्या होता है? एक जो कार्बन रहता है ये इस तरीके से दूसरे कार्बन से, और दूसरा कार्बन फिर किसी और से, इस तरीके से ऐसा जुड़ते जाता है ढेर सारा। अब चूंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसलिए 4 दिशा से ये कार्बन जुड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कार्बन रहे ऐसे। तो ऐसे यदि मैं इसको चैनल बनाते चलूँ तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मतलब होता है बहुत भयानक या बहुत बड़ा राक्षसी। जाइंट का अर्थ राक्षस होता है वास्तव में, इसलिए इसको विशाल अणु भी कहा जाता है। चूंकि ये एक दूसरे से इस तरीके से नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, नेटवर्क मतलब जाल की तरह, इसलिए इसको हम नेटवर्क ठोस भी बोल देते हैं। तो उम्मीद है आपने सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस समझ लिया होगा। अर्थात सहसंयोजक बंध से सहसंयोजक बंध से एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है, जुड़ के बहुत बड़ा अणु बना लेता है। तो उस टाइप का जो है उसको सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बोल रहे हैं। इनके उदाहरण जैसे अब सिलिका का लूँ यदि, तो सिलिका का कैसा बनता है? ये हो गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये इस तरीके से जुड़ते जाता है। फिर यहाँ पे सिलिका, इधर फिर ऐसे सिलिका। तो इस तरीके से इसका बड़ा सा चैनल बन जाता है। ये भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ये अलग है, ये हीरा वाला था स्थिति, ये किसके लिए था? AsiO2 के लिए। तो उम्मीद है उदाहरण आपने समझ लिया होगा और क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को भी आपने समझ लिया होगा। इसके उदाहरण आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें बनेंगी। इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद रखें, इन दोनों को नोट करें।
उम्मीद है आपने क्रिस्टली के चारों प्रकार आपने समझ लिए होंगे और क्रिस्टली अक्रिस्टली में अंतर करना सीख लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक अर्थात क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के बारे में।